ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक। आपको मेरी आवाज आ रही है स्टूडेंट्स? जी सर, आवाज आ रही है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर द कंफर्मेशन। लेट्स वेट फॉर फ्यू मोर स्टूडेंट्स टू ज्वाइन इन, फिर हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। ओके, वी स्टार्ट। ओके, इन लास्ट सेशन में जो आज के दिन में हम बात कर रहे थे, इसमें हम जो वर्चुअल स्टोरेज है या स्टोरेज के साथ लिंक जो मैटर्स हैं उनको देख रहे हैं। एंड इन दिस सेशन, जो कि आज के दिन का हमारा सेकंड सेशन है, नेटवर्क अटैच स्टोरेज की बात करेंगे और उसके बाद स्टोरेज एरिया नेटवर्क की बात करेंगे और लास्ट में ऑब्जेक्ट स्टोरेज की बात करेंगे। सबसे पहले नेटवर्क अटैच स्टोरेज की बात करते हैं। इसकी तीन तरह की इम्प्लीमेंटेशन है। वन इम्प्लीमेंटेशन इज बेस्ड ऑन द होस्ट। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास विंडोज 10 है इस वक्त, उसके ऊपर मैं फाइल शेयरिंग एनेबल कर दूं, तो अब मैं उसके ऊपर कोई भी फोल्डर शेयर करके जो है वो किसी को उसका लिंक भेज सकता हूँ। और इससे फायदा क्या होगा कि जो उसी नेटवर्क के ऊपर जो यूजर्स हैं या जो सिस्टम्स हैं वो उसमें डेटा रख सकते हैं और वहाँ से डेटा कॉपी कर सकते हैं। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ए होस्ट बेस्ड सिस्टम। अब इसके अंदर और स्टूडेंट आ रहे हैं, इसके अंदर आप ये चीज देख सकते हैं कि चूंकि इट इज रनिंग ऑन द जो हार्डवेयर होगा वो इतना पावरफुल नहीं होगा, so there will be some limitations. So this system can be moved to a server based sharing, जैसे आजकल यूनिवर्सिटीज में हो रहा है। हमारे पास अंदर यूनिवर्सिटी में भी they are given us a folder, shared folder on a server। कैंपस में ही एक सर्वर है जिसके ऊपर एक फोल्डर शेयर हमें दिया हुआ है। सो इट इंक्रीज द कैपेबिलिटीज, क्योंकि अगर इसको होस्ट के साथ जो है वो आप कंपेयर करें तो आप नंबर से ज़्यादा जो है और जो स्पीड है वो भी ज़्यादा हो जाएगी। Then the third thing which is primarily used in the cloud is the specialized hardware. So it is written, ये जो थर्ड बुलेट है, cloud data centers use specialized hardware network attached storage, so which is obviously uh, accommodate more users, जो कि क्लाउड के यूजर्स ज़्यादा होते हैं, and similarly accommodate provide sufficient bandwidth जो है वो डेटा का जो ट्रांसफर है। Then there is a RAID is used. I'm sure जो लोग कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड के साथ हैं, they are already familiar with the RAID, और जो आईटी में काम कर रहे हैं उनके लिए भी। सो डिस्क अरेज को इस तरीके से अरेंज किया जाता है कि वो रिडंडेंट हो जाती है। इससे मुराद ये कि फॉल्ट टॉलरेंस हो जाती है उसमें। तो जब हम हाई परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो हाई परफॉर्मेंस का एक कंपोनेंट जो है वो जो मीन टाइम टू फेलियर को इंक्रीज करना भी होता है, ताकि जो फेलियर रेट है वो कम हो। ये भी एक मकसद होता है। तो ऐसे जो हार्डवेयर जिसको स्टोरेज के लिए यूज किया जा रहा है, प्रोवाइड्स ए बेटर फिट फॉर द क्लाउड डेटा सेंटर्स। अब स्टोरेज एरिया नेटवर्क की बात कर लेते हैं। स्टोरेज एरिया नेटवर्क जो है इसके दो कंपोनेंट हैं। पहले तो ये समझ लीजिए कि इट इज ब्लॉक ओरिएंटेड, उसी की एक्सटेंशन है रिमोट साइड पे, और दैट मीन द डिवाइस ड्राइवर या डिस्क का जो ड्राइवर है उसकी कैपेबिलिटी को बढ़ा है। और इट कंपोनेंट्स आर सर्वर एंड ए नेटवर्क चैनल, यानी डेडिकेटेड नेटवर्क चैनल वाज इंट्रोड्यूस्ड इनिशियली।
शुरू में जब सैन की बात की गई, सैन स्टोरेज अवेलेबल हुए, देन दे हैव डेडिकेटेड चैनल, जैसे आयो बस है ना, दे हैव फाइबर, एक एक स्विच, एक कार्ड होगा फाइबर टर्मिनेशन के साथ, वो हम सर्वर में लगाएंगे और फाइबर केबल से जो सर्वर जिस पे हमने स्टोरेज लगाया हुआ है उसके साथ कनेक्ट करेंगे और सर्वर पे कॉन्फ़िगर करेंगे। इस तरीके से जो डिवाइस ड्राइवर है ना, वो यूँ समझे कि एक तरह का अटैच्ड स्टोरेज बन जाएगा। सो बट इट्स नेचर इज लाइक ए डिस्क, डिस्क की नेचर होती है। सो देयर इज ए सर्वर कंपोनेंट एंड देयर इज ए नेटवर्क कंपोनेंट। अगर हमें याद हो तो कम्युनिकेशन बिटवीन सर्वर एंड द स्टोरेज constitute a east west, जिसको हम कहते हैं ट्रैफिक, यानी उसी डेटा सेंटर के अंदर ही ये ट्रैफिक की बात हो रही है। और जो नॉर्थ साउथ यानी जो इंटरनेट बेस्ड ट्रैफिक है उसकी बात नहीं हो रही। सो ऑप्टिमाइज्ड नेटवर्क टू मीट बैंडविड्थ एंड लेटेंसी रिक्वायरमेंट्स, अगर नेटवर्क की बात करें तो नेटवर्क शुड प्रोवाइड द सफिशिएंट बैंडविड्थ and also meet some latency requirements। bandwidth तो होता है कि कैपेसिटी होती है उसकी चैनल की, डेटा कितना उसमें से, और दूसरा जब हम रीड करेंगे ना डेटा को तो उसमें फिर लेटेंसी रिक्वायरमेंट्स है, कितनी देर में हम डेटा को रीड कर पाते हैं। So this is a very general and brief overview of storage area network. It has two components, server process, और ये सर्वर प्रोसेस जो है ये प्राइमरीली एडवांस फॉर्म ऑफ ए डिवाइस ड्राइवर है, इसका जो डिवाइस ड्राइवर है, एंड आल्सो द नेटवर्क एलिमेंट, जो कि जो डिप्लॉयमेंट्स हैं उनमें डेडिकेटेड या फाइबर जो केबल है ना उसके थ्रू अटैच किया गया है। Now how SAN works? The server process has multiple physical disks and it allocates one or more virtual disks to remote client. So primarily, although it has physical disks, but it primarily allocate virtual disks to different clients। जो भी client इससे primarily contact करेगा तो वो उसको map करेगा to the virtual disk के साथ, and it creates a virtual disk map for unique client identification। लास्ट सेशन में हम बात कर रहे थे एक मैप की, जिसमें हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से क्लाइंट जो है वो आइडेंटिफिकेशन जो है वो ब्लॉक के साथ मैप होगी, तो ये अभी हम देखेंगे। सो virtual disk map is created and it contains the information about the client ID and the number of mapping to the physical disk and the block which are available for use। इसके एक एग्जांपल है, किताब में दी है। तो रेफरेंस बुक जो है वो इसमें पोस्ट टेक्स्ट बुक है, वो हमें एक टेबल प्रोवाइड करती है, सो क्लाइंट ब्लॉक नंबर। सो इस तरीके से जो क्लाइंट के जो ब्लॉक हैं वो 0 से स्टार्ट होंगे और उस एक पर्टिकुलर क्लाइंट के साथ बहुत सारे ब्लॉक्स जो है वो डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्फ़िगरेशन, और हर ब्लॉक जो है वो किसी ना किसी एक फिजिकल डिस्क के साथ मैप होगा, और जो ब्लॉक ऑन द डिस्क जो अवेलेबल फ्री ब्लॉक है वो सामने लिखा हुआ है, कौन सा, यदि अगर राइट करना है तो कहाँ से राइट करना स्टार्ट करें। सो डिटेल जो कि किताब में मौजूद है, मैं पहले भी इस सेशन में ये कह रहा था कि अगर ये आपको इंटरेस्ट करता है तो इसको जरूर रीड कर लें, इट विल नॉट टेक मोर टाइम। Now as the technology matures, so जो कन्वेंशनल नेटवर्क हैं या जो पहले से इम्प्लीमेंटेड नेटवर्क है उनमें भी जो स्टोरेज टेक्नोलॉजी है, और ख़ासतौर पे सैन की बात कर रहे हैं, सैन को जब इम्प्लीमेंट किया गया तो बिकॉज ऑफ द हाई स्पीड नेटवर्क आर्किटेक्चर जो हमने चैप्टर 4 में पढ़ा था या लेक्चर 4 में पढ़ा था, लीफ स्पाइन नेटवर्क आर्किटेक्चर which provides the sufficient bandwidth and the latency requirements, so it is possible to implement the SAN storage on the conventional network, so that mean कि जो नेटवर्क के ऊपर ट्रैफिक है it also can
carry the SAN traffic as well. So any type of network which is configured to carry the SAN network is then called by the industry as the hyper converged infrastructure. जब भी क्लाउड जो टर्मिनोलॉजी है उसमें हाइपर कन्वर्ज का वर्ड आए, so that means the storage traffic is on the conventional network, यानी जो भी नेटवर्क चैनल कॉन्फ़िगर किया हुआ है, there is no dedicated channel, लेकिन जो है जो नॉर्मल जो कम्युनिकेशन चैनल है that is also used for the SAN traffic, डेटा स्टोरेज के लिए जो ट्रैफिक है उसी को यूज किया जा रहा है। और कॉमनली होता भी यही है, अगर आप ये तो SAN की बात हो रही है, अगर NAS की बात करें तो वो NAS का फीचर भी यही है, आमतौर पे जो है सर्वर बेस में या क्लाइंट बेस में इवन जो नेटवर्क एग्जिस्टिंग है वही यूज हो रहा है, देयर इज नो डेडिकेटेड नेटवर्क। Now this is written in a very summarized form. So because data centers shift to the leaf spine network architecture that has the capacity necessary for storage traffic and the cost of Ethernet network primarily reduces. So SAN produces change from the use of special purpose network to a hyper converged infrastructure. So that means जो फाइबर पहले रिक्वायरमेंट थी ना, फाइबर उसके केबल चाहिए, अब उसको कॉपर केबल में भी इम्प्लीमेंट कर दिया। सिंपल अल्फाज में ये भी कह सकते हैं कि जो फाइबर है उसकी बजाय कॉपर केबल पे इम्प्लीमेंट कर रही है। That sends all traffic over the data center network. So this is how the hyper converged infrastructure is defined. अब इस चूंकि हम एंड की तरफ चल रहे हैं और इसमें जो है वो थोड़ा सा नेटवर्क अटैच स्टोरेज के बेनिफिट्स और डिसएडवांटेजेस यानी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात कर लें, और इस तरीके से फिर SAN के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात कर लें, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट स्टोरेज है वो फिर इनके बेनिफिट्स पे और इनकी जो शॉर्टकमिंग है उसको ओवरकम करने पे बनेगी। सबसे पहले हम नेटवर्क अटैच स्टोरेज की बात करते हैं। रिमेंबर के ये हम बात कर रहे हैं फाइल सिस्टम की। So it allows application to share individual files, so that means it is based on primarily facilitate applications जैसे Google Drive है, उसका क्लाइंट हमारे पास इंस्टॉल होता है, so it enable the applications to share the files. So all type of applications जो उस file system में मौजूद है, they can primarily are supported to share the files. And this technology is useful for containers because containers are container technology है, उसमें हमने ये सीखा था कि container is primarily an image file. So because container is a file, so the network attached storage is more primarily suitable for that type of application. So because of the similar file system, so only data need to be passed. Data सिर्फ पास करना है, आपने फाइल सिस्टम की इंफॉर्मेशन जो है वो नहीं पास करनी। रिमेंबर जब हम फाइल सिस्टम की बात करेंगे तो फाइल सिस्टम में कुछ और चीजें भी आएंगी, बिकॉज दो डिफरेंट सिस्टम पे अगर सेम फाइल सिस्टम भी चल रहा होगा तब भी उसमें जो है वो जो परमिशंस हैं उनको मैनेज करना पड़ेगा। दैट इज द प्राइमरी डिसएडवांटेज जो लास्ट लाइन पे लिखा हुआ है, बिकॉज file system on two different computers manage the permissions. जब हम permissions में देखेंगे then we find some difficulty in working with this system, ठीक है, लेकिन obviously जो मैनेजमेंट टूल्स होंगे ऑटोमेशन के वो इसको ओवरकम करेंगे। दैट मीन जो एडमिनिस्ट्रेटर्स का ग्रुप होगा तमाम सिस्टम पे वो आपस में सेम आईडी शेयर करेंगे। तो देयर आर वेज टू ओवरकम, बट दिस इज अ जेन्युइन डिसएडवांटेज जो लास्ट बुलेट पॉइंट में जो आपको नजर आ रहा है। एडवांटेज क्या है? बिकॉज ऑफ द सेम फाइल सिस्टम मेनी ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ द सिमिलर फाइल सिस्टम यूज आर अवेलेबल। बट जो क्या कहते हैं जो खूबी होती है बाज दफा वही उस चीज की जो है वो क्या कहते हैं शॉर्टकमिंग बन जाती है। सो दिस primarily leads to a vendor locking because all of the system is using the same file system. अब हम दूसरे जो स्टोरेज एरिया नेटवर्क की बात करते हैं, क्योंकि ये फाइल सिस्टम इंडिपेंडेंट होगा, सो दैट वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ
operating system which are supported on the SAN. Now SAN is block oriented, and the disk device driver is primarily play the important role. So operating system and file system independent. So SAN storage is primarily independent of the file system and the operating system. So it makes it ideal for implementation of VM based technology. जो Microsoft और VMware based technologies हैं, उनके लिए इसको ये ideal करता है. So integer based scheme जो कि मैप में हमने देखा था ना, जो मैप बना था, मैप to identify blocks is highly efficient. It's based on integers, and integers can be calculated very fast. Processors होते हैं. But there are some disadvantages which are also exist because it has to work with different entities. They might run in different file systems. So whenever we sharing files, there may be some problems arising. Sharing उड़ जाएगी, for example. ऐसा किसी जमाने में जब हम एडमिनिस्ट्रेशन में काम करते थे नेटवर्क में, तो आमतौर पे जो फाइल जो पासवर्ड प्रोटेक्टेड फाइल्स थी उनको हम एक डिफरेंट फाइल सिस्टम पे कॉपी करते थे, तो उनकी जो वो पासवर्ड उड़ जाते थे. बट दैट वाज स्टोरी जब ये चीजें बहुत शुरू में थी. नो दे हैव देयर ओन मीन्स ऑफ सेफगार्डिंग the files documents, because some documents contain the sensitive information in it, for example transaction based documents. So problem arises in sharing of the between different entities, and container technology, because it's file based, is not directly interfaced with the storage area network. So that means there additional software is required to interface the container technology when we talk about the same. ये इसके disadvantages हैं और ये ऊपर जो है ये इसके benefits हैं. So this takes us to the last topic of this session, जिसमें हम object storage की बात करेंगे. What is the object storage? It integrates the remote storage technologies SAN and NAS. So that means many of the benefits or the advantages of both technologies can we have in this object storage type of remote storage. So the important characteristics are it can store arbitrary objects, and so that means multiple type of objects can be stored. जिस तरह डॉक्यूमेंट की एक फाइल की टाइप्स होती हैं, so ऑब्जेक्ट की टाइप्स हो सकती हैं, and it provides universal accessibility and scalability. So that means permissions and the sharing के जो requirements हैं can be managed. Scalability means वो जो हमने पढ़ा था कि requirement अगर बढ़ती है कम होती है, जो कि elastic compute की बुनियादी जो requirement, and it remains independent of the operating system, so it can accommodate and work on any operating system. So this is the ऑब्जेक्ट स्टोरेज जिसकी तरफ जो ट्रेंड है वो जा रहा है, और इसमें ये एवरीथिंग विल बी ट्रीटेड एज एन ऑब्जेक्ट. यहाँ ये हमारा सेशन जो है ये कंप्लीट हो जाता है. इसकी समरी एक दफा देख लेते हैं और उसके बाद हम क्वेश्चंस पे आ जाएंगे. सो when we talk about the persistent storage, we are talking about the hard disk and the software. जो device driver है, there are the storage software which work with the hard disk. और primarily ये operating system और hard disk है या physical जो system है उसके दरमियान का interface. So there are two type of systems. One is the block oriented and another is the byte oriented. Each system is developed independently and used by the industry frequently, and it is with us since 1980s, and it has advanced यानी जो local attached से remote जो storage है, it has been advanced in the form of network attached storage and the storage area network. So these two systems evolved into the NAS and SAN for data centers. These both systems has their own advantages and disadvantages. For example, the byte-oriented nature is supported by the container visualization technology,
कंटेनर बेस्ड विजुअलाइजेशन और एप्लीकेशन आइसोलेशन कहना चाहिए. And similarly, the sand block oriented disk is the famous VM based or hypervisor based visualization technology. And also there is another object store which primarily integrates the benefits of both worlds and overcome some of the shortcomings which are faced with the conventional technology. इस तरीके से हमने वर्चुअल स्टोरेज का टॉपिक जो है वो कंप्लीट कर लिया है. तो मैं स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा इफ दे हैव एनी क्वेश्चन तो वो पूछ सकते हैं यहाँ पे. Okay, sir, please tell us important topics regarding midterm. देखिए midterm की अनाउंसमेंट होने वाली है और हमने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि we will primarily take the midterm from 8 lectures, or the 8 lectures are important for the examination, midterm examination. और इसमें जो है वो हमारे पास जो कोर्स इंफॉर्मेशन शीट है इट विल प्ले द बिग रोल. अभी तक मैंने आपके लिए सैंपल पेपर बनाया नहीं है तो मैं आपको अच्छे अंदाज में गाइड नहीं कर पाऊंगा. बट द फर्स्ट 8 lectures आर प्राइमरली डेडिकेटेड फॉर द लेक्चर. अभी जो हमने पढ़ा है या इसके बाद वाले जो अगर लेक्चर होते हैं ऑनलाइन या फिजिकल भी जो मिड टर्म से पहले होते हैं, दे आर नॉट काउंटेड इन द मिड टर्म स्पेसिफिकली. और हम कंटिन्यू रहेंगे, लेकिन मिड टर्म के लिए वी विल फोकस ऑन आवर फर्स्ट 8 लेक्चर्स. जी स्टूडेंट, आपका कोई सवाल है तो बताइए. एनी सजेशन? जी अनस, आप कुछ कहना चाह रहे हैं बेटा? अनस तक हमारी आवाज नहीं. अतीक कुछ कहना चाह रहे हैं? भाई आप लोग मौजूद भी हैं या बस मैं ही बोल रहा हूँ? रिजवान? नहीं सर, मौजूद है, सुन रहे हैं. सुन रहे हैं बस. जी रिजवान, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? उमर, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं, कुछ सवाल करना चाह रहे हैं? नो सर, कुछ कोई क्वेश्चन नहीं है. नहीं सर. शेरोज शकील, आप बताइए. लास्ट में अदील है. अदील, आपका कोई सवाल है तो आप पूछिए. ओके, एनीवन लेफ्ट जो अभी जिसके मैंने पूछा नहीं है, आप काइंडली पूछ सकते हैं, कोई सवाल है? ओके स्टूडेंट्स, आज का सेशन हम यहीं तक रखेंगे. अगर आपका कोई सवाल हो तो आप पोस्ट कर दीजिएगा ग्रुप में, इंशाल्लाह हम उसका आंसर दे देंगे. बिकॉज ऑफ द मिड टर्म के साथ जो 1 घंटे का सेशन होता है उस कॉन्टेक्स्ट में ये लेक्चर थोड़ा सा शार्ट है, यानी टाइमिंग इसके थोड़ा सा कम है. लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा टाइमिंग जो है वो इंशाल्लाह अप्रोप्रिएट होंगे. फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीक में मुलाकात करेंगे. अल्लाह हाफिज. अस्सलाम वालेकुम. अल्लाह हाफिज़. वालेकुम सलाम.